कि तू धरने पे कयामत तक बैठ है किस्मत, मैं कोशिशें करने से कभी इस्तीफा ना दूंगा। मेरे फादर इंडियन आर्मी में ड्राइवर की पोस्ट पे थे। मैंने हमेशा से ही उन्हें ऑफिसर्स की गाड़ियाँ चलाते हुए देखा है। मैंने देखा है किस तरीके से ऑफिसर्स को ट्रीट किया जाता है, वो चीज़ें मैं नोटिस करता था। एंड हमेशा से ही बचपन से एक वो हो जाता है ना, बच्चे की कुछ दिमाग में फीड हो जाता है। तो मुझे था यार ये सीट्स ना एक्सचेंज करनी है, मुझे पीछे बैठना है, मुझे ऑफिसर बनना है। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि पापा ने कभी एनडीए का फॉर्म भी नहीं भरने दिया। When I hit the rock bottom in my life, I got a chance to be an educator with Unacademy. एंड मुझे मौका मिला एनडीए के बच्चों को पढ़ाने का। That's when I thought कि यार खुद तो नहीं कर पाया, but it would be amazing if I could realize this dream for many other aspirants. हेलो, मैं हूं सुमित कुमार। आई एम बेसिकली एन मैकेनिकल इंजीनियर एंड प्रेजेंटली एन एजुकेटर विद अनअकैडमी। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड बिलोंग्स फ्रॉम नजफगढ़, दिल्ली। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। पापा मेरे इंडियन आर्मी से ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं एंड आज के टाइम पे ही इज सर्विंग इन दिल्ली गवर्नमेंट। मम्मी मेरी होम मेकर है एंड माई यंगर सिस्टर इज ऑल्सो एन मैकेनिकल इंजीनियर। शी इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी। आज के टाइम पे मैं जनकपुरी में दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ। मेरी एजुकेशन 10th क्लास तक नजफगढ़ से ही हुई है। मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। 9th क्लास तक तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ता था। उस टाइम पे वो ना सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था। कभी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए, सेकेंड में पास हो गए तो ओवरऑल पास हो गया, ऐसा सा मैं स्टूडेंट था। मुझे ये भी याद है 9th क्लास में ना हमारे स्कूल में क्या होता था, रोल नंबर जो होते थे आपकी रैंक के हिसाब से निकलते थे। तो 9th क्लास में 102 बच्चों में मेरा रोल नंबर 91 था। तो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। इसके साथ साथ मेरी शरारतें भी बहुत ज़्यादा थी। पापा मेरे आर्मी में थे, तो जब जब वो आते थे एक पूरा मेरी शरारतों का बंडल उनके पास होता था और मेरी पिटाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। बिकॉज इतने टाइम से वो बाहर रहे हैं, तो सारी जो मेरी शरारतें होती थी इकट्ठे मम्मी करके रखती थी। एंड फाइनली जब वो आते थे सब उनके सामने वो पिटारा खुलता था और फिर मुझे उसकी पनिशमेंट भी मिलती थी। पापा मेरे हमेशा से चाहते थे कि मैं अच्छा पढूं, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे उस टाइम दिमाग में नहीं आती थी। मेरा वही बस मस्ती, खेलना, शरारतें करना, बस इन्हीं चीज़ों में दिमाग रहता था। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, धीरे धीरे मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हुए। तो उन्होंने एक बार बैठ के अपनी पूरी जर्नी बताई कि किस तरीके से उन्होंने क्या अचीव किया है आज तक। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक्सपायर कर गए थे जब मेरे फादर ने स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया था। तो क्या उन्होंने स्ट्रगल्स देखी, दूसरों के दिए हुए कपड़े वो पहनते थे, खाने के लिए भी अच्छे से नहीं होता था, उस सिचुएशन से कैसे आज वो निकल के आए हैं और हमें इतना कुछ दे पा रहे हैं। दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड। मुझे उन्होंने समझाया कि भाई तुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, सो दैट ये जो स्टैंडर्ड है हमारा थोड़ा सा ऊपर हो पाए। पापा की इमोशनल बातें मुझे बहुत इफेक्ट कर गई, वो इमोशनली मुझे कनेक्ट कर पाए। एंड उसके बाद से मेरी पढ़ाई वाली जर्नी शुरू हो गई। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बस मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और वो मेहनत जो थी वो रंग भी लाई। 10th क्लास में मेरे 92% मार्क्स भी आए। उसके बाद पापा को लगा कि यार ये कुछ कर रहा है, वो मुझे बेस्ट से बेस्ट देना चाहते थे। उन्होंने मेरा 10th के बाद स्कूल चेंज करवाया और मुझे वन ऑफ द टॉप स्कूल में डाला। उस स्कूल की फीस इतनी थी कि मेरे पापा की 50% सैलरी उसी में चली जाती थी, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिले। अब जब मेरा पढ़ाई में दिमाग चल गया है, बिकॉज वो स्टार्टिंग से चाह रहे थे कि पढ़ ले। अब जब मेरा दिमाग उस चीज़ में चल रहा था तो उन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करी, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिले, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन उस स्कूल में कराया। स्कूल ने मुझे एक अच्छी गाइडेंस दी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटीज मुझे समझ में आने लग गई। एक गांव से निकला हुआ बच्चा एक थोड़ा सा एक्सपोज्ड इन्वायरमेंट में था जहाँ पे चीज़ें कुछ अलग थी। वहाँ पे गांव में मैं कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में चलता था। थोड़ी सी मुश्किलें हुई, लेकिन टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे एंड घर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो समहाउ आई मैनेज्ड और धीरे धीरे एक मोमेंटो बना। एंड मेरी पढ़ाई जो 10th क्लास से शुरू हुई थी 11th में वो कंटिन्यू रही और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इतना अच्छा कि 12th क्लास में मुझे स्कूल ने स्कॉलरशिप ऑफर करी एंड अप्रोक्सीमेटली मैं फ्री ही पढ़ा फिर स्कूल में। काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी। मैंने स्कूल में टॉप भी किया, मैथ्स में आई वाज टॉपर और ओवरऑल भी एक बहुत ही अच्छा स्कोर मेरा आया। घर वाले बहुत खुश हुए, पापा स्पेशली बहुत खुश हुए। अब टिल क्लास 9th मुझे
कोई आइडिया नहीं था लाइफ में क्या करना है, बस लाइफ चल रही थी। जब 10th में जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, तो उस टाइम मोटिव था कि बस अच्छे मार्क्स आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जब 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, जब मैं क्लास 11th में गया तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि यार ये कोचिंग होती है, इसमें यहाँ पे एडमिशन लेने से ना इंजीनियर बन जाते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कुछ IIT नाम की चीज़ भी होती है। जब मैं कोचिंग में गया तो वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि देयर इज समथिंग नोन एज IIT। वहाँ पे पढ़ाई करी, अल्टीमेटली IIT तो नहीं हुआ, बट देयर इज अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट नोन एज NSIT। अब NSIT का सिनेरियो क्या था कि पापा के ऑफिस के बीच में NSIT पढ़ता था, और ये सबको पता था कि NSIT एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मेरे गांव से कोई भी बंदा NSIT में नहीं गया था, तो पापा हमेशा से चाहते थे कि NSIT जाऊं। उनको IIT का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, उनकी हमेशा इससे ये इच्छा थी कि यार मैं NSIT में जाऊँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा IIT में तो नहीं हुआ, लेकिन आई गोट एडमिशन इनटू NSIT दिल्ली। जब मैं NSIT में आया तो मुझे लगा लाइफ तो एकदम सेट हो गई है, बिकॉज बहुत सुना था मैंने इस कॉलेज के बारे में कि एक बार यहाँ पे चले जाओ तो आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा कैजुअल हो गया। उसी कैजुअलिटी के चलते हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में मेरे जो ग्रेड्स थे अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास आए। वहीं पे जो मेरे दोस्त थे उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे थे। मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो रेस है, ये चलती ही रहेगी, आपको भागना ही पड़ेगा। यू जस्ट कांट स्टॉप, आपको टॉपर्स में रहना ही पड़ेगा सो दैट यू गेट अ गुड प्लेसमेंट। या फिर जो एक वो थ्योरी थी कि अच्छी लाइफ अच्छी प्लेसमेंट जो भी है आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा पढ़ाई पे फिर से ध्यान देते हैं। जब थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया पढ़ाई की तरफ, तो टीचर्स की भी बहुत गाइडेंस मिली मुझे। मेरे एक प्रोफेसर थे जो बहुत यंग एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे लग रहा था यार इनकी लाइफ बड़ी चिल है, भाई 29 साल की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ खास बर्डन नहीं है, लाइफ इज वेरी चिल। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि यार यही लाइफ चाहिए। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड भी किया और उन्होंने बोला यार बीटेक के बाद ना एमटेक कर लो, और उसके लिए एक पेपर होता है गेट का। वैसे तो यूजुअली उस पेपर को हर बंदा फाइनल ईयर में देता है, बट मैंने उस पेपर को थर्ड ईयर में ही अटेम्प्ट करा और उसमें ऑल इंडिया रैंक 96 भी आई। जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। एक होता है ना कि दिखने में अच्छा हो बंदा, बोलने इंग्लिश अच्छी बोले, ये सब चीज़ें नहीं थी। बिकॉज गांव से उठ के मैं आया था, 2 साल अच्छे स्कूल में चला गया था, बट ग्रेड्स ही अच्छे हुए थे, पर्सनैलिटी एनहेंस नहीं हुई थी। एक बार का इंसिडेंस मुझे याद है कि मैंने ना एज इट इज़, ये आपको पता होगा ये 3 अलग वर्ड है, एज इट इज़, लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एज इट इज़ ही लिख दिया था बिकॉज मुझे पता ही नहीं था। मेरा बहुत मजाक उड़ाया। यहाँ पे जो बच्चे थे वो क्रीम थे, भाई सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे पढ़ के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और मैं वही थोड़ा सा गांव का बंदा। तो बड़ी दिक्कतें हुई, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। जैसे एक बार मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला सुमित आई एम स्टिंकिंग, और मुझे स्टिंकिंग का मतलब ही नहीं पता था। बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। इन सारे इंसिडेंट्स ने मोटिवेट किया कि यार थोड़ा सा ना आपको अगर इन लोगों में बने रहना है तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा ना अपने आप को एनहेंस करने की जरूरत है। हर चीज में अब थोड़ा सा मैं अटेंटिव हो गया। अगर मैं व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहा हूँ तो पहले मैं उसकी स्पेलिंग चेक करूंगा, कुछ नया वर्ड सुन रहा हूँ तो उसको मैं गूगल करूंगा, उसका मतलब जानने की कोशिश करूंगा। फिर धीरे धीरे एक हैबिट बन गई, एक लर्निंग एटीट्यूड बन गया। आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आई जस्ट गूगल इट। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ बच्चे पूछते भी है कि सर इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया, आपको इतनी नॉलेज कहाँ से है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट गूगल इट। गूगल ने इतना मुझे ज्ञानी बाबा बना दिया ना, अब बच्चे मुझे बोलते हैं गॉड ऑफ जीएस, ज्ञानी बाबा। वो सब इसी लर्निंग एटीट्यूड की वजह से आया। मुझे लगता है ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इन जनरल लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जो मुझे इन इंसिडेंट्स ने दिया। धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे, मैंने कुछ फेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराए। अब थोड़ा सा एक नॉन पर्सनैलिटी बन गया सुमित। अब धीरे धीरे टाइम गुजरा और वक्त आया प्लेसमेंट्स का। वैसे तो अपना कोई सीन था नहीं, अपना तो वही था कि एमटेक में एडमिशन हो ही जाना है। 96 रैंक का मतलब था कि आपका एमटेक पक्का है अच्छे कॉलेज में, IIT में। लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो सब लोग प्लेसमेंट्स की तरफ भागने लग गए। पूरे कॉलेज में एक माहौल ही अलग होता है। रोज कम से कम 3-4 कंपनीज आती हैं। बच्चा सुबह किसी और कंपनी में बैठा है, शाम में किसी और में बैठा है, सुबह वहां नौकरी लग रही है, शाम को कहीं और लग रही है, अब उस दोस्त की लग रही है। तो एक पूरा माहौल बन गया प्लेसमेंट्स का। लेकिन मुझे लेनी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब दोस्तों की प्लेसमेंट लगने लगी ना, तो खुद को थोड़ा सा इन्फीरियर फील होने लगा कि यार अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं लग रही ना तो मतलब आप कुछ नहीं हो। मैं भूल ही गया कि मेरा तो गोल ही कुछ और था। अपने को तो प्रोफेसर बनना था, IIT जाना था, एमटेक करना था।
एक पीयर प्रेशर में मैं प्लेसमेंट में इन्वॉल्व हो गया। मुझे मेरे टीचर ने मना भी किया कि सुमित कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, लेकिन ये जो आसपास का प्रेशर होता है ना, इसने मुझे मोटिवेट कर दिया कि भाई प्लेसमेंट तो ले ले, नौकरी ले ले, करना ना करना वो तो अपनी चॉइस है ना, अपने पास तो रैंक भी आ रखी है, प्लेसमेंट भी ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सोचा यार चलो प्लेसमेंट तो लेनी ही है। अब जब मैं प्लेसमेंट के प्रोसेस में घुसा तो सिनेरियो कुछ अलग ही था। भाई मैंने तैयारी करी थी गेट की, उसमें अच्छा स्कोर भी कर लिया था, उसी तरह से बच्चे कर रहे थे प्लेसमेंट्स की तैयारी, उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो भी रही थी। मैं जा रहा था, मेरे कहीं रिटर्न ही क्लियर नहीं हो रहे थे। एक पॉइंट वो आ गया कि इतने ज्यादा रिजेक्शंस देख लिए मैंने, मुझे अपने आप पे डाउट होने लग गया। एक मोमेंट वो भी था जब मैं बहुत रोया था घर पे जाके, घर वाले मुझे समझा रहे क्या है भाई तेरी इतनी अच्छी रैंक आ रखी है तो IIT में चला जाएगा, लेकिन वो सब बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो प्रेशर इतना ज्यादा था ना, बस एक ही मोटिव था कि प्लेसमेंट लेनी है, प्लेसमेंट लेनी है। तो थोड़ा सा मैंने दम लगाया, तैयारी शुरू करी, अगेन गाइडेंस ली मैंने अपने टीचर से ही कि सर अब तो ये करना है मुझे। और भगवान की दया से मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जिसका नाम था ट्राइडेंट ग्रुप, उसमें प्लेस हुआ, और वो भी एक अलग ही हाइप बना बिकॉज मैं अपनी ब्रांच का सबसे हाईएस्ट पैकेज प्लेस हुआ था, दैट वाज 15 लाख। नॉर्मली मैकेनिकल इंजीनियर में 6-7 लाख का एवरेज पैकेज होता है, अपना पैकेज लगा 15 लाख का। फिर वही हाइप बन गया, सुमित एक अलग से दोबारा पर्सनैलिटी उभर के आया कि हाईएस्ट पैकेज है, नॉन पर्सनैलिटी, ये सब कुछ हो गया, इतना फेम आ गया। अब जो वो चीज़ें थी ना ओरिजिनली कि IIT जाना है, प्रोफेसर बनना है, सब कुछ मैं भूल गया। वही लग रहा था यार इतना पैसा कहाँ मिलेगा। मेरे साथ जो मेरे कॉलेज में M.Tech भी होती थी, वो भी मेरे साथ ही प्लेसमेंट में बैठ रहे थे। मुझे लग रहा था M.Tech करके भी क्या ही हो जाएगा, इतने तो पैसे कमाओगे, इससे अच्छा आप यहाँ पे भी इतना अच्छा पैकेज ले रहे हो, 2 साल में और ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं पैसे के पीछे भागा एंड आई जॉइंड माई जॉब इन ट्राइडेंट ग्रुप। कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें बड़ी अच्छी थी यार। अब 20 साल के बच्चे को इतना ज़्यादा पैसा एक साथ मिल जाए तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, थिंग्स वर गोइंग गुड। लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं यहाँ पे ना बड़ा रेस्ट्रिक्टेड सा हूँ। मुझे कोई डायरेक्शन दे रहा है, मैं एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा कब तक चलेगा? मैं ये चीज़ें कितने दिनों तक चला पाऊँगा? क्या मैं कॉर्पोरेट लाइफ पूरी ज़िंदगी जी पाऊँगा? तो आंसर्स आए कि नहीं यार, ऐसे पूरी लाइफ तो नहीं चलने वाला है, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, मुझे अपनी टर्म्स पे चीज़ें जीनी थी। अच्छा, उसमें ना होता क्या है कि आप जब कॉर्पोरेट लाइफ से निकलने का सोचते हो तो 2-3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला आता है सरकारी नौकरी, या कुछ खुद का कुछ कर लो, या फिर MBA टाइप में कुछ कर लो। मैंने सोचा कि चलो जॉब तो छोड़ते हैं, कुछ तो करेंगे ही। सबसे पहले थॉट आया UPSC का, बिकॉज एक स्टैंडर्ड सा ही है कि हर बंदा सोचता है कि भाई ऑफिसर बनूं, और मैंने तो स्टार्टिंग से पापा को देखा था ऑफिसर्स की गाड़ी चलाते हुए, तो था ही एक मन में कि यार IAS ऑफिसर जैसा कुछ बनते हैं। डिफेंस ऑफिसर का तो मैंने बताया था, पापा ने मना कर दिया था, कभी जाने नहीं दिया। IAS ऑफिसर का था कि चलो ये कुछ करते हैं, पापा भी हमेशा से ये चीज़ें चाहते थे कि मेरा बेटा ऑफिसर बने। तो मैंने सोचा कि चलो यार UPSC की तैयारी शुरू करते हैं। जब मैंने UPSC की तैयारी शुरू करी तो उस प्रोसेस को ढंग से समझा। जॉब तो छोड़ दी थी, अब देखना था कि आगे क्या करना है। उस प्रोसेस में समझ में आया कि यार UPSC तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नहीं पता कितने अटेम्प्ट लग जाए, सब कुछ करने के बाद भी ना हुआ तो थोड़ा सा डरने भी लगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए थी बिकॉज अच्छी खासी जॉब छोड़ के आया था। तो मैंने सोचा कि एक और एग्जाम होता है SSC, इसको साथ साथ कर लेते हैं, बिकॉज एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और अपना UPSC की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी। तो इस तरह से मैं SSC में घुस गया। SSC ने उस साल कुछ अजीब ही करके दिखाया। 2017 का SSC था जिसका फाइनल रिजल्ट 3 साल बाद 2020 में आया, बिकॉज बीच में कोर्ट केस लग गया। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी, ऐसा लग रहा था एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। कोर्ट केस से मैं एकदम टूट गया था। यहाँ पे UPSC का अटेम्प्ट हुआ, उसमें कुछ नहीं हो पाया, प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो लगा कि यार अब तो मैं फंस गया, पता नहीं कैसे क्या होगा। जॉब छोड़ चुका हूँ, UPSC का प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है, SSC का शायद एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं और भी एग्जाम्स दे रहा था। जैसे मैंने FCAT 2 बार क्लियर किया, लेकिन किसी भी बार मुझे SSB जाने को नहीं मिला, बिकॉज मेरे पापा के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जिससे वो चाहते थे कि मैं आर्म फोर्सेस में ना जाऊँ।
तो कभी मुझे एसएसबी जाने का मौका ही नहीं मिला। एफकैट का एग्जाम मैंने दिया बिकॉज मुझे खुद के लिए करके देखना था, बिकॉज सिलेबस सेम था, एसएससी का सिलेबस एफकैट का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो मुझे उस सेटिस्फेक्शन के लिए बस एग्जाम देने को मिला, बट एसएसबी जाने को नहीं मिला। सब कुछ एकदम ही खराब चल रहा था, ना कोई जॉब थी हाथ में। यूपीएससी जिसके लिए जॉब छोड़ी थी मैंने इतनी अच्छी, उसका प्री भी नहीं निकल रहा था। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेरा 6 साल का, वो भी ख़त्म हो गया था। हर तरीके से मैं टूट चुका था। फाइनेंशियली तो हालत बहुत ही बुरी थी। उस टाइम का मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत टाइम बाद मुझे मिली थी। उसने बोला कि सुमित आज ना तू खिलाएगा, बिकॉज कभी पास्ट में उसने मुझे खिलाया था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं खाएंगे, 100-200 किसके पास नहीं होते, चल चल खाते हैं। और मेरे पास सच में नहीं थे। उससे मेरी बहसबाजी भी हुई, बट उसने बिलीव नहीं किया। उसने कहा चलो ठीक है, जो भी मैं खाऊंगी मैं अपने पैसे खाऊंगी, तो अपने पैसे का खा। वो यकीन मानो मैंने उस दिन कुछ नहीं खाया, बिकॉज मेरी जेब में 15 ही रुपये थे और वो 15 रुपये मेरे बस का किराया था। उस पॉइंट पर जब भी मैं सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फाइनेंशियली इतनी इंस्टेबिलिटी भी लाइफ में देखी है। होता क्या है ना, जब हर डायरेक्शन से आप टूट जाते हो, फाइनेंशियली आप टूट चुके हो, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका खत्म हो चुका है, तो इंसान बिल्कुल पूरी तरह से ही जीरो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कुछ भी करना चाहता है वो भी अच्छे से कर नहीं पाता है। ये वो पॉइंट था मेरी लाइफ का जिसको मैं डिप्रेशन बोल सकता हूँ। मैं ऐसा बंदा था जिसने कभी डिप्रेशन के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था ये क्या होता है, मतलब डिप्रेशन नाम की चीज़ क्या होती है। बट दैट्स द पॉइंट जब मैंने सच में वो फील करा। मैं एक कमरे में बंद रहता था, कुछ किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, फाइनेंशियली एकदम खत्म था। कभी कभी मौका मिलने पे आसपास के सोसाइटी में लोगों को ट्यूशन पढ़ा देता था, बट वो इनफ नहीं थे, मेरी फाइनेंशियल हेल्प के लिए इनफ नहीं थे। बिकॉज जब मैं जॉब कर रहा था तो कुछ मैंने ईएमआई शुरू कर ली थी, एक फ्लैट ले लिया था, उसकी ईएमआईज रेगुलर जा रही थी। मैंने अपना जो एजुकेशन लोन था वो भी नहीं उतारा था, बिकॉज जॉब छोड़ना थोड़ा सा एब्रप्टली हो गया था। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मैं छोड़ दूंगा। उस टाइम पे जो पैसे आए जॉब से उसको बाकी चीज़ों में लगा दिया और एक प्लानिंग की नहीं। आज वो सारी ईएमआईज मुझ पर पड़ रही थी, तो लाइफ का बहुत ही लो पॉइंट आ गया। बिल्कुल ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। ऑल्दो घर वाले इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, घर से मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। पापा को कितनी मुश्किलें हो रही थी वो ईएमआईज भरने में, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। दे वर फुल सपोर्टिव। उनको पता था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लाइफ में इतना कुछ किया है ये भी कर ही लूँगा, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं था। फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर तरह से जैसे वो कर सकते थे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, लेकिन स्टिल मैं अपने आप को ज़ीरो ही फील कर रहा था। वही कमरे में बंद रहना, पूरे दिन सोचते रहना, और फाइनेंशियली पर्सनली एकदम कॉन्फिडेंस ज़ीरो। लाइफ एकदम डायरेक्शन लेस थी, कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। At this point of my life, Unacademy happened to me. I remember लगभग सितंबर 2019 की बात है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। वो हायर हुआ था अनअकैडमी पे मैथ्स पढ़ाने के लिए। उसने बोला यार यहाँ पे ना जीएस के टीचर की ज़रूरत है, तू पढ़ा ले, थोड़ा सा तेरा यूपीएससी में भी हेल्प हो जाएगी, और वैसे भी करता है क्या पूरे दिन चुपचाप पड़ा रहता है एक कमरे में, क्यों डिप्रेसिंग सी लाइफ जीनी है, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ अनअकैडमी स्टार्ट हुआ। मुझे भी लगा चलो यार थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी, एक टाइम पास भी हो जाएगा, और अल्टीमेटली अपनी यूपीएससी की तैयारी तो हो ही रही है साथ में। जब अनअकैडमी पे क्लासेस लेना शुरू करी तो मैं बहुत डरा हुआ था, अंडर कॉन्फिडेंट भी था कि यार किस तरीके से मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। ऑनलाइन मीडियम था जो अपने आप में एकदम नई चीज़ थी मेरे लिए। स्टार्टिंग मुझे याद है कि मेरी क्लासेस में 7-8 बच्चे होते थे, उसमें से 3-4 तो मैं ज़बरदस्ती अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही बुलाता था कि यार आ जाओ, बिकॉज एक चाहिए तो सही, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई जानता नहीं है तो कौन बच्चा मेरी क्लासेस में आएगा। धीरे धीरे वो 3-4 से एक्चुअल 10 बच्चे बने, और 10 से फिर वो 20-25 बच्चे तक बन गए। ऐसे करते करते 1-1.5 महीना निकला, और धीरे धीरे लोग को समझ में आने लगा कि यार कोई टीचर है, जीएस पढ़ाता है, ठीक ठाक सा पढ़ाता है, पढ़ के देख लेते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ाई करी थी, नवंबर में उनका एग्जाम हुआ, एग्जाम क्लियर भी हुआ, फिर थोड़ा सा मुझे फेम मिला, बच्चों ने वो फेम दिया। मेरा खुद से कहीं कोई ऐसे पॉपुलैरिटी में नहीं कर रहा था, बस बच्चों ने बोला कि यार ये टीचर है, इनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया है और बहुत ईजिली समझ में भी आ रहा है, तो इनकी क्लासेस में जाओ। लोग मेरी क्लासेस में आने लगे। कुछ एजुकेटर्स ने मुझे नोटिस किया, लगा यार अच्छा काम कर रहा है बंदा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे कर करके क्लासेस में बच्चे बढ़ने लग गए मेरे। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था। मुझे भी अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी थी, मुझे समझ में आ रहा था। मैंने यार यही सोचा कि बचपन से अब तक ऐसा तो है नहीं कि जीएस पढ़ी नहीं है,
सब ने, हर बच्चे ने जीएस पढ़ी है, 10 तक तो एटलीस्ट पढ़ी है, लेकिन फिर भी हर कोई उसको याद नहीं रखना चाहता, सब उसको बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि बच्चा पढ़ाई भी कर ले, उसको बोरिंग ना लगे, मतलब हंसते खेलते उसकी पढ़ाई हो रही है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब मैंने एसएससी का एग्जाम जो चल रहा था मैंने क्लियर तो किया ही था ना, इसके अलावा यूपीएससी की भी तैयारी की थी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है, करना है। एक बोरिंग सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने की जर्नी काफ़ी रिसर्च भरी थी। मैंने अलग अलग जगह से पढ़ाई की, देखा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाले। जैसे हिस्ट्री है, बहुत ही बोरिंग है, उसमें से आप कुछ मसाला डालो, उसमें ज्योग्राफी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाओ, हंसते खेलते पढ़ाओ। मैं मिमिक्री भी करने लग गया। धीरे धीरे मेरी क्लासेज इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि बच्चों को क्लास में आके मजा आने लगा और साथ साथ पढ़ाई भी हो रही थी, मॉक्स में भी अच्छे नंबर आ रहे थे। इससे मुझे बहुत ही बूस्ट मिला। फिर देखते ही देखते मार्च में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई। पूरे इंडिया के सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए। हम अपना बेस्ट अनअकैडमी पे दे ही रहे थे, लेकिन अब उस बेस्ट को देखने वाले लोग बढ़ गए। चैलेंजेस कम नहीं थे। कोरोना के चलते एग्जाम पोस्टपोन होता जा रहा था, बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, डीमोटिवेटेड था। एक तरफ उनको गाइड करना था, उनको मोटिवेट रखना था, दूसरी तरफ उनकी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखनी थी, ताकि वो जब एग्ज़ाम आए, फाइनल वो डे आए, तब तक उसमें वो एनर्जी बची हो। हम उस प्रोसेस में लगे रहे और इसके चलते हुआ ये, अल्टीमेटली बच्चा मैथ्स कहीं से पढ़ रहा है, फिजिक्स कहीं से पढ़ रहा है, लेकिन जीएस मुझसे ही पढ़ रहा था। और इस सारी सिचुएशन ने और मेरी मेहनत ने मुझे अनअकैडमी का द टॉप एजुकेटर बना दिया। जब फाइनली एग्जाम का डे आया, हुआ क्या था ना, कोरोना के चलते उस बार एनडीए के 2 एग्जाम एक साथ हुए थे। बहुत बच्चे पेपर देने बैठे और एक ही एग्जाम के बेसिस पे 2 रिजल्ट्स निकलने थे। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। जब रिजल्ट आया उस एग्जाम का, तो मेरे पढ़ाए हुए 350 से ज़्यादा बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया और उसमें से बहुत सारे बच्चे एनडीए में फाइनल एज ऑफिसर रिकमेंड भी हुए। ये फीलिंग बहुत अच्छी थी, जो कि मिसिंग था जब मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। उस टाइम पे सिनेरियो था ना कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, अपने आप को मुझे और एक्सप्लोर करना था, अपनी टर्म्स पे चीज़ें जीनी थी, लोगों के लिए कुछ करना था। वो सारी फीलिंग एक साथ यहाँ पे मुझे मिली उन बच्चों के उन रिजल्ट्स में। इतने सारे फैमिलीज, उन सब की खुशी, बच्चों के ड्रीम्स, सब कुछ एक ही मोमेंट पे मुझे मिल गया। और वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी ना, ये मुझे इस रिजल्ट ने दी। जब अनअकैडमी पे प्रोसेस चल रहा था, तो साइड बाय साइड एसएससी का भी प्रोसेस चल ही रहा था। वो एसएससी का कोर्ट केस सब हट गया था एंड फाइनली 3 साल बाद एसएससी से मुझे जॉब ऑफर मिला, जो कि एक बी ग्रेड ऑफिसर की जॉब थी, एक रिस्पेक्टेड जॉब थी। अब मैं थोड़े डिलेमा में था कि क्या करूं। एक तरफ अनअकैडमी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इतना कुछ मैं कर पा रहा हूँ, इतने लोगों की लाइफ्स को मैं इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, और एक तरफ सरकारी जॉब। उस टाइम पे मैंने अनअकैडमी की मैनेजमेंट टीम से ही बात करी। अनअकैडमी की मैनेजमेंट टीम हमेशा ही बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे जीरो से हीरो बनते हुए देखा था। उन्होंने खुद ही बोला कि सर देखो, हमें पता है आपका पैशन तो टीचिंग ही है, लेकिन एक बार आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले आओ, देख आओ कैसा है, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। फिर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एज बी ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन किया। थोड़े टाइम पे वहाँ पे जॉब करने के बाद मुझे पता लगा कि यार सेम सा सिनेरियो दोबारा हो रहा है। मैं उतने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उतना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, वही रेस्ट्रिक्टेड सा फील मैं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार सुमित, पूरी लाइफ तो अगेन मैं नहीं निकाल पाऊंगा ऐसे, तो एक काम करते हैं जो पहले कर रहा था, जहाँ पे मुझे इमेंस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, इतने लोगों के ड्रीम्स को मैं रियलिटी में चेंज कर रहा था, वही दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड उस पॉइंट पे मैंने जॉब से रिजाइन दिया एंड दोबारा अनअकैडमी पे एज एजुकेटर अपनी जर्नी शुरू करी। एसएससी की ना साइकिल्स होती है, इसी बीच में एसएससी 2018 भी शुरू हो चुका था। मैंने वो एग्जाम दिया था बिना कुछ खास प्रिपरेशन के, और इस सारे प्रोसेस में उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया और उसमें मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो गई। लेकिन इस मोमेंट तक मैं डिसाइड कर चुका था कि यार अब मुझे ये नहीं करना है और मुझे एज एजुकेटर ही अपने आप को आगे देखना है। आज के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, उनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता हूँ, मैं वो करूँ। और मेरा सब्जेक्ट भी जीएस है, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस कोई पढ़ाने वाला चाहिए। पढ़ते हम बचपन से हैं, लेकिन उतने इंटरेस्टिंग वे से कभी पढ़ाया नहीं जाता है कि बच्चा उसको डेप्थ नॉलेज के साथ समझे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। फ्यूचर में मैं अपने आप को एक टीचर के साथ साथ एक लाइफ कोच भी देखता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के। मैंने कितना कुछ अचीव किया, फिर छोड़ दिया, अप्स एंड डाउन्स कितने देखे हैं,
कितना कुछ सीखा है, तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मैं अगर किसी दूसरे बच्चे की हेल्प कर पाऊँ तो वो भी मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज एक चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है, अगर आपको बच्चों की हेल्प करनी है, किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करना है, तो थोड़ा सा उसको गाइड भी करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ा लेना ही काफ़ी नहीं है। तो इस सोच को मैं कंटिन्यू रखूंगा आगे, और एक इन्फ्लुएंसर या एक लाइफ कोच आप कह लीजिए, ये मैं अपने आप को देखता हूँ। अपनी प्रेपरेशन के दौरान एक कोट हमेशा मेरे साथ में रहा है कि तू धरने पे कयामत तक बैठ है किस्मत, कि तू धरने पे कयामत तक बैठ है किस्मत, मैं कोशिशें करने से कभी इस्तीफा ना दूंगा। तो आपकी लाइफ में कोई भी स्टेज हो, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इन जनरल आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हो जिसमें आपको मुश्किलें हो रही हैं, देखो लाइफ है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको कभी कोशिशें करने से इस्तीफा नहीं देना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एज सुमित कुमार। जल्दी मिलते हैं आपसे जनरल अवेयरनेस के नए बैच में, ओनली ऑन अनअकैडमी।